गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट 2020 जो कि जुलाई में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, इसका हम आज साइकोलॉजी का सेक्शन जो है कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है। मीन्स थियोरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए, ये जो हायरार्की वाली जो थ्योरी थी, ये दी थी मैस्लो ने, राइट। तो इसका आंसर है मैस्लो। देखिए, मैस्लो ने अपने ये जो जितने भी पदानुक्रम थे, 1 बाय 1 इसने 5 स्टेप्स दिए थे। देखिए, इसने जो स्टेजेस बताई थी, 3 बेसिक नीड्स, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिक नीड्स को इसने 2 पार्ट्स में दिया था। फर्स्ट जो स्टेप था वो था फर्स्ट स्टेप जो था वो था फिजियोलॉजिकल। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड वन वाज सेफ्टी नीड्स। थर्ड था बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। और उसके बाद था सेल्फ एस्टीम। उसके बाद लास्ट का जो था वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। तो ये इसका मैस्लो की हायरार्की थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि और सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का संबंध होता है। देखिए, मीन्स इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में जो है आपने रिलेशनशिप बताना है। इसमें ऑप्शंस में थे पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फिर नन ऑफ दीज। ये आपके ऑप्शंस थे, तो इसमें पॉजिटिव ही होता है। देखिए, जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है ये पॉजिटिवली एक दूसरे से रिलेट करती हैं, राइट। बाल अपराध कैसा व्यवहार है? तो ये जो बाल अपराध है ये समाज विरोध, मतलब समाज के विरोधी, एंटी सोशल ये बिहेवियर है, राइट। नेक्स्ट इज क्रियाकलाप तकनीक है। देखिए, अगर हम बात करें बाल अपराध की, बाल अपराध में बच्चे क्या करते हैं? वो ऐसा काम करते हैं जो हमारे समाज के अगेंस्ट होता है। अगर बच्चा चोरी करना भी सीखता है वो भी एक अपराध ही है, तो वो भी एंटी सोशल ही है, राइट। तो जो बाल अपराध होता है वो एक ऐसा बिहेवियर है जो एंटी सोशल है, जिसके लिए समाज जो है मान्यता नहीं देता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रियाकलाप तकनीक मीन्स एक्टिविटी टेक्निक इज क्या है, मतलब क्रियाकलाप तकनीक क्या है? तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। देखिए, आज का जो हमारा करिकुलम की बात कर लो या फिर पूरी एजुकेशन की अगर हम बात कर ले, तो ये छात्र केंद्रित है, मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड है, राइट। अब अगर पाठ्यक्रम भी बनाना हो, करिकुलम भी बनाना हो, वो भी बच्चे को सेंटर में रख के बच्चे को देखकर ही बनाया जाता है। और टीचर को भी बच्चे के अकॉर्डिंग ही टीचिंग करनी होती है। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी है, ये भी किसका पार्ट है? बच्चों के लिए तो ये दी जाती है। तो एक्टिविटी टेक्निक जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, राइट। नेक्स्ट इज वुडवर्थ के SOR मॉडल में ओ का तात्पर्य क्या है? देखिए, ओ का मेन मतलब है ऑर्गेनिज्म, एस मीन्स स्टिमुलस। क्या होता है? स्टिमुलस। O means organism and R means response, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तालाप उदाहरण है। वार्तालाप का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। देखिए, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसने दी थी? ये दी थी पियाजे ने। देखिए, ये जो पियाजे थे ये कहाँ के रहने वाले थे? यहाँ ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, वहाँ की इन्होंने नागरिकता ली हुई थी। और इन्होंने कौन सी थियोरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी, राइट। और इसी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी या फिर डेवलपमेंटल थ्योरी कहा जाता है। डिटेल्ड लेक्चर है मेरा, बिल्कुल डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया है, यूट्यूब में आप देख सकते हो, राइट। तो इसकी जो है इसने 3 थ्योरी, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी बच्चे की। तो कौन कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज थी ये बर्थ टू 2 ईयर्स थी। प्री ऑपरेशनल स्टेज कितनी थी? 2 to 7 years एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टू
जो थी वो 7 to 11 ईयर्स, और नेक्स्ट जो लास्ट में थी फॉर्मल स्टेज वो 11 एंड अबव थी, राइट। इसमें अगर हम बात करें संवेदी परख, इसमें तो बच्चा अपने सेंसेस से ही काम लेता है। अगर हम प्री ऑपरेशनल की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ईगो सेंटर बच्चा होता है, सेंट्रिक होता है, जो चीज़ उसकी है वो उसी की है, वो उसको कभी अपनी भाई बहनों के साथ भी शेयर नहीं करेगा। इवन वो अपने पेरेंट्स को भी क्या सोचता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स के नहीं हैं, राइट। और इसमें बच्चा एनिमिज्म भी इसी में आता है, इसमें वो सेंटर्ड होता है, राइट। अगर हम और इसके साथ साथ जो है ईगोसेंट्रिक सेंट्रेशन भी होता है, इरिवर्सिबिलिटी भी होता है, इंट्यूटिव भी होता है बच्चा इस स्टेज में। अगर हम बात करें कंक्रीट स्टेज की तो इसमें जो है बच्चा अब रिवर्सिबल हो जाता है, कंजर्वेशन यहाँ पे वो सीख जाता है, और कंक्रीट में उसमें जो है लॉजिक लगाना वो सीख लेता है। मीन्स डिस्कशन कब करोगे आप, एक्सप्लेनेशन कब कर दोगे, ये जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वार्तालाप मीन्स एक्सप्लेनेशन कौन सी स्टेज का उदाहरण है। इसमें स्टेजेस दी थी पियाजे की, कंक्रीट दी थी, ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल दी थी, सेंसरी दी थी और फॉर्मल दी थी। तो ऑब्वियसली ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है, क्योंकि जो बच्चा जो है वो ना तो सेंसरी मोटर में सीखता है, ना प्री सेंसरी मोटर में सीखता है, और ना तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बोलना सीखता, अच्छे से तर्क लगाना सीखता है। वो सीखता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो तर्क लगाना सीखता है, तभी वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो इसका आंसर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नाउ नेक्स्ट इज विकास एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट पे भी मैंने अच्छे से आपको पूरी की पूरी क्लास दी है, आप उसको विजिट कीजिए। अगर आपने उसके फैक्ट्स अच्छे से पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे, तो इसमें आंसर देने की के लिए आपको कोई वो नहीं होगा, और बहुत ही इजी है। विकास कैसी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यवहारिकवाद पाठशाला के प्रतिपादक प्रतिपादन किसने किया है। व्यवहारिकवाद पाठशाला का प्रतिपादन किसने किया था, तो जे.बी. वॉटसन ने किया था। बिहेवियरिज्म के फादर इन्हें माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्येक जीन्स बना होता है। प्रत्येक जीन्स जो बना होता है इसमें आरएनए भी ऑप्शन में रहता है, आरएनए नहीं लगाना है, राइट। जो डीएनए है, डीएनए से ही जो है जीन्स बनते हैं, राइट। डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट का जो एरिया है वो जोन कौन सा है। इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, हड्डियों का विकास, स्नायुमंडल का विकास, मांसपेशियों का विकास, या नन ऑफ दीज, राइट। तो देखिए शारीरिक विकास, हड्डियों का विकास होना भी फिजिकल ही डेवलपमेंट है, राइट। स्नायुमंडल का विकास होना ये भी फिजिकल डेवलपमेंट है, मांसपेशियों का विकास होना ये भी फिजिकल ही है, तो इसलिए ये तीनों के तीनों आंसर्स हैं, राइट। स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक की अवस्था है। देखिए स्वायत्तता बनाम लज्जा मीन्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। देखिए ये जो साइको सोशल डिवेलपमेंटल थियोरी है ये दी थी एरिक्सन ने। किसने दी थी, एरिक्सन ने। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम तो किसने दी थी, ये दी थी एरिक्सन ने। एरिक्सन ने ये दी थी, तो एरिक्सन ने साइको सोशल डिवेलपमेंटल थियोरी दी थी, इसके जनक इन्हें माना जाता है। तो इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, राइट। फर्स्ट वन वर्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। प्राइमरी लेवल में यहाँ तक ही 5th स्टेज तक ही इम्पोर्टेंस रहती है, यहीं तक ही पढ़ना होता है, बट एक्चुअली में इसने 8 दी हुई है। 6 जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, एंड 7 जो थी वो था
जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट जो थी वो थी ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, राइट। अगर हम बात करें ये जो स्वायत्ता बनाम लज्जा थी, ये 2 to 3 years के बच्चे के लिए थी, और ये सेकंड स्टेज है। कौन सी स्टेज है? ये सेकंड स्टेज है। इसमें जो बेसिक वर्च्यू थी वो थी विल, होप जागेगी उसमें, ठीक है। एरिक्सन की ये जो थियोरी है साइको सोशल डिवेलपमेंटल थियोरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार टैट का तो ये फेवरेट टॉपिक है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीववाद प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है? देखिए, जो हमारे ये थियोरी दी थी फ्रायड ने सिगमंड फ्रायड ने ये थियोरी दी थी। कौन सी थियोरी थी? मनोसामाजिक जो थी वो एरिक्सन ने दी थी, और जो फ्रायड थे उन्होंने दी थी मनोविश्लेषणात्मक थियोरी दी थी, राइट। तो इसमें जो है इसने 3 स्टेजेस बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो इड है, इसमें बच्चा जो है वो उस जीव की तरह होता है, एक जानवर की भांति होता है, उसको चाहिए तो चाहिए, फिर वो उसमें ये ध्यान नहीं रखेगा कि ये हम एंटी सोशल कर रहे हैं, ये समाज के खिलाफ है, उसको समाज से कोई लेना देना होता ही नहीं, उसकी तरफ से सोसाइटी उसको जो मर्जी बोले, उसने जो करना है वो करना है। जानवर की तरह यहाँ पे बालक जो है क्या करता है? बिहेव रखता है, वो अपनी इड को पूरा करने के लिए सारे अनैतिक कार्य करेगा, उसको पनिशमेंट का भी यहाँ पे कोई डर नहीं होता है। कहने का मतलब है एक एनिमल की तरह यहाँ पे वो रिएक्ट करता है। इसीलिए जीववाद प्रवृत्ति बालक में जो है इड वाली जो अवस्था है उसमें पाई जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं, तो ये सामान्य बच्चे में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होगा, या फिर जो हैंडीकैप्ड होगा, या जो क्रिएटिव होगा उसमें होगा, नहीं। वास्तविकता के गुण जो है ये सामान्य बच्चे में पाए जाते हैं, राइट। किसने विस्मरण पर प्रयोग किए थे? विस्मरण मीन्स फॉरगेटिंग पर एबिंगहास ने इसमें जो है प्रयोग किए हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने कहा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? तो ये कहा था हरलॉक ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छात्रों में चोरी की आदत को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको पनिशमेंट दो या फिर उनकी कंप्लेन करो, उनकी जाके कहीं चुगली कर दो, उनको थोड़ा एग्जाम्पल के देख कर के उन्हें थोड़ा समझा कर ही हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, उसकी चोरी की आदत उससे छुड़ा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज निदान किसे कहते हैं? निदान कहते हैं, निदान मीन्स डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। एक होता है रेमेडियल उपचार, एक होता है निदानात्मक उपचार। देखिए, निदानात्मक जो उपचार होता है इसमें जो है प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है। बालक में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले हमें उस प्रॉब्लम का पता लगाना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो उसका क्या हो सकता है, उसका उपचार हो सकता है। मीन्स उसको वो रेमेडियल उपचार जिसको कहते हैं, रेमेडी की जा सकती है। पहले आता है डायग्नोस करना, तो इसी को कहा जाता है टू नो द डिफ़िकल्टीज, मतलब समस्याओं का पता लगाना, राइट। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है? तो वो है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है थॉर्नडाइक को। और ये किस चीज़ के लिए सहायक होता है? बालक को समझने के लिए। तभी तो शिक्षा मनोविज्ञान आजकल प्रचलन में है, ताकि देखिए बच्चे को पढ़ाना बड़ी बात नहीं होती है, बट उसका जो मेंटल लेवल है, उसके दिमाग को पढ़ना, उसके बारे में सारा कुछ पता करना, मेन दिक्कत वो होती है। अगर टीचर उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, बच्चा किस तरह का है, बच्चा किस तरह से पढ़ सकता है, तो हम लोग उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते, उसके ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं सकते, राइट। तो बालक को समझने के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो इसके पहचान क्या होती है? न्यू रिजल्ट। जब न्यू रिजल्ट्स दिखते हैं हम लोगों को तो समझा जा सकता है कि बालक क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव बच्चे कैसे होते हैं? ये इनोवेशंस करते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और नए नए रिजल्ट्स निकालते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था है। ये जो सबसे लास्ट की स्टेज है इन ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसमें जो वर्चू होती थी वो होती थी विजडम। ये 65 ईयर्स अबव के जो जितने भी वयस्क लोग होते, प्रौढ़ लोग होते हैं, वो सभी इसी के अंडर आते हैं। तो देखिए इसमें इस वाले टैट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइको सोशल डेवलपमेंटल थियोरी से। तो ये जो एरिक्सन की और दूसरी जो फ्राइड की थ्योरीज़ हैं, ये दोनों टैट में बहुत ही फेमस है। इनकी सबसे ज़्यादा प्यारी ये 2 थ्योरीज़ हैं। ये हमेशा यहाँ से पूछते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। इसमें 2 क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये कौन सी स्टेज थी? 65 ईयर्स एंड अबव की ये स्टेज थी। अहम संपूर्णता बनाम निराशा। देखिए अगर तो उसने जो अपने गोल्स सेट किए थे पर्सन ने, अगर वो उसको अचीव कर लेता है तो उसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसे लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए होता है, वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। बट अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, उसके जो लाइफ के गोल्स थे वो पूरे नहीं होते हैं, वो लाइफ को पीछे देखता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो मैंने चाहा था वो हुआ ही नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें निराशा उसके हाथ लगती है और वो डिस्पेयर हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे वर्ष के अंत तक 272 वर्ड्स जो है उसको बालक को आ जाते हैं, राइट। छात्रों को रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? ठीक है, मतलब क्राइमिंग जो बच्चों ने सीखी होती है उसको कम करने के लिए जो है कौन सा उपाय सर्वोत्तम है। कुछ एक ऑप्शन में उपाय दे रखे होंगे, तो देखिए उसमें जो सबसे बेस्ट था वो था शिक्षण विधि में बदलाव करके। ठीक है, वही घिसी पिटी विधि नहीं। अगर आप रटंत उससे बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग लेवल में लाना चाहते हो तो सबसे पहले तो एक टीचर को अपनी शिक्षण विधि में बदलाव करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज सीखने के वक्र सीखने के वक्र हैं सीखने के वक्र हैं गत्यात्मक स्वरूप के सूचक। अब देखिए सीखने के वक्र कैसे होते हैं, कभी जो कर्व होता है ऊपर उठता है, कभी नीचे जाता है, कभी इस तरह से वक्र कभी क्या करता है ऊपर उठता है, कभी नीचे जाता है। जब उसकी लर्निंग बालक की कम होगी तो नीचे आएगा उसका ग्राफ, वक्र कभी ऊपर उठेगा। तो यही है सीखने का वक्र। तो ये कैसा है? गत्यात्मक ये देखो ये गत्यात्मक है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इसी को कहा जाता है गत्यात्मक स्वरूप का सूचक ये है, राइट। मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? देखिए मानव के विकास की अगर हम बात करें, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन दोनों का रोल रहता है। देखिए थोड़ा सा रोल हेरिडिटी का उतना रोल नहीं होता है बट होता है, जबकि एनवायरनमेंट का मैक्सिमम रोल रहता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, राइट। ठीक है, एनवायरनमेंट मीन्स जो हम समाज से स्कूल से सीखते हैं वो सारा एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है हम बालक के विकास में। हमारे शरीर में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं तो वो है 23 पेयर्स हैं और टोटल होते हैं 46। टोटल कितने होते हैं? 46 यहाँ पे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, इधर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम लोग ऑप्शंस में हर किसी को लेके आते हैं, 23 और 46 दोनों दे रखा होता है। अगर जोड़े क्वेश्चन में मेंशन है तो 23, अगर जोड़े ना हो सीधा लिखा हो हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या तो 46, राइट। वेरी फेमस क्वेश्चन, बालक में व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है तो है केस स्टडी विधि, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं? क्या क्या है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मीन्स जो
तो ये तीनों प्रकार की जो बुद्धियां हैं ये दी थी थॉर्नडाइक ने। किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। और इन्हीं को ही शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? वो की थी वुंड ने। कब की गई थी ये की थी 1879 में। ये लिप्जिंग में की गई थी। कहाँ पे की थी? लिप्जिंग। लिप्जिंग जो है जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग में की गई थी 1879 में बाय वुंड। राइट। वुंड के द्वारा 1879 में लिप्जिंग में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, तो ये मेमोरी का प्रोसेस है। स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी, तो सेकंड मेमोरी का प्रोसेस है। ठीक है, जो तीन प्रोसेसेस होते हैं। स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। मेमोरी के तीन प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज जो एनकोडिंग होता है, फिर उसके बाद क्या आता है? स्टोरेज आता है। स्टोरेज के बाद फिर प्री रिकैप्चुलेशन आता है। राइट। तो ये था साइकोलॉजी का 2020 में जो जुलाई सेशन में कंडक्ट कराया गया था जेबीटी टेट, उसका पेपर, क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत ही फ्रूटफुल थी ये आज की वीडियो भी आपकी। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।